हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा माइंड्स। सो जिस चीज़ का आप सभी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वो चीज़ अब आपके सामने है। द वेट इज़ नाउ ओवर। सो जीपैट 2024 का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है। अभी तक हमको एक टेंटेटिव डेट मालूम थी जो कि थी 8 जून, एंड नाउ दैट डेट इज़ बीन फाइनलाइज्ड। 8 जून 2024 वो तारीख होगी जब आपका जीपैट 2024 का एग्ज़ाम होगा। एंड ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है? सो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम. So this is the official notice and your applications are invited for the GPAT 2024. ठीक है, 19 अप्रैल यानी आज के दिन से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स टिल 8th ऑफ मे। 8 मई को रात में 11:55 तक 11:55। ओके, एग्जामिनेशन आपका होगा 8th ऑफ जून को एंड बाय 8th ऑफ जुलाई। 8 जुलाई के पहले भी हो सकती है ये चीज। सो बाय 8th ऑफ जुलाई यू विल बी गेटिंग योर जीपैट 2024 रिजल्ट्स। ठीक है, सो दिस नोटिस ये आज ही आया है 19th को। ओके, 19th ऑफ अप्रैल 2024 ये नोटिस आज ही पब्लिश हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा फॉर जीपैट 2024। ठीक है, अगर आप लोग सभी जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप 24 नहीं जीपैट 25 में देने वाले हैं, सो आपके लिए फार्मा माइंड्स लेकर आया है आवर न्यू कोर्स विच इज संकल्प कोर्स फॉर जीपैट 2025 एंड जीपैट 2026 स्टूडेंट्स। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमारे पास 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल है फॉर जीपैट 2025 एंड जीपैट 2026, namely Sankalp and Sankalp 2.0. Sankalp is for 4th year students which is a 1 year program, and Sankalp 2.0 is for 3rd year students which is a 2 year program. जो जीपैट 2026 में देंगे वो संकल्प 2.0 एंड जो 25 में देंगे वो संकल्प कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये जो ब्रोशर है इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कब है? आज यानी 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे से 8th ऑफ मे रात के 11:55 तक। फिर एडिट, अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो एडिट हो सकती है। कब? 11th मई से 14th मई तक। लेकिन क्या चीज एडिटेबल नहीं है? जो चीज एडिट नहीं की जा सकती वो है आपका नेम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड टेस्ट सिटी। आपको सही नाम डालना है, नेशनैलिटी तो इंडियन ही डालेंगे सभी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और टेस्ट सिटी, ये तीनों चीजों को काफी ज्यादा केयरफुली फिलअप करिएगा बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट बी एडिटेड फर्दर। नेम में भी आप लोग देखिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है आप लोगों के नाम में। ठीक है, ये सारी चीजें क्योंकि आगे जाकर आप एडिट नहीं कर सकेंगे, इसीलिए इनको पहले से ही ऑन प्रायोरिटी अच्छे से देख के समझ के भरिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम जो एडिटिंग विंडो ओपन होगी वो क्यों होगी और किस लिए होगी? वो होगी सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जिनके फोटोग्राफ, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। उनके फोटोग्राफ, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन डिस्क्राइब्ड जो क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं करेंगे, तो आपका जब फॉर्म स्क्रूटनाइज होगा तो एनबीई की तरफ से आपको मेल आएगा। मेल में आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आपको उस साइट को ओपन करके अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन चेंज करने का परमिशन दिया जाएगा। कब? फ्रॉम 21st टू 23rd में। और अगर इसमें भी आपका कुछ गलती हो जाता है सो 28th टू 30th ऑफ मे। देन एडमिट कार्ड्स कब इशू होंगे? 3rd ऑफ जून को। एग्जाम होगा आपका 8th ऑफ जून को एंड बाय 8th ऑफ जुलाई आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे नहीं, अगर कोई मेजर इशू होता है लाइक पेमेंट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा है, सो ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, पोर्टल पे और वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कब से कब तक? फोन सपोर्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 19th अप्रैल टू 31st जुलाई 9:30 AM टू 6 PM, सुबह के 9:30 से शाम के 6 बजे तक।
फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड काउंसलिंग। सो एनबीई क्या करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीपैट 2024 का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है एंड रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। एनबीई हैज नो रोल इन एडमिशन प्रोसेस इनटू एमफार्म और पीएचडी कोर्सेज। ठीक है, वो सारे आपके स्टेट अथॉरिटीज ही करने वाले हैं। जीपैट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ओके, सो जीपैट एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि एम फार्म में एडमिशन, नॉट जस्ट एडमिशन बट स्कॉलरशिप ऑब्टेन करने के लिए लोग देते हैं। एंड अगर आप क्वालिफाई करोगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फेलोशिप बोलते हैं जिसको, एंड ऑफ कोर्स आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सो जीपैट till 2010 was GATE Pharmacy, from 2010 to 2018 उसको AICTE ने कंडक्ट करवाया, then NTA ने कंडक्ट करवाया, and from this year NBE is conducting GPAT एग्जाम। ठीक है, NBE GPAT के अलावा भी काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करता है जिसकी ये लिस्ट दी हुई है। अब इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जीपैट का एग्जाम जो है वो एम फार्म में एडमिशन के लिए होता है, स्कॉलरशिप के लिए होता है, लेकिन एनबीई जो जीपैट की कंडक्टिंग बॉडी है वो किसी भी तरह से आपके एडमिशन में या स्कॉलरशिप लेने देने के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, एनबीई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन काउंसलिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप, उनका कोई रोल इसमें नहीं है। ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसकी एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सब कुछ एडमिशन के टाइम पर ही किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल बॉडी रहेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसके थ्रू ही किया जाएगा। उन्होंने अगर बोला एलिजिबल तो एलिजिबल आप रहोगे। ओके, एंड एनबीई किसी भी प्रकार से कोई भी सीट्स भी रिजर्व नहीं रखता है स्कॉलरशिप या फिर एडमिशन के लिए। ये जो क्राइटेरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट या एडमिशन कमेटी का होता है। तो इसके साथ साथ ये देखो, एनबीई में आप अगर कुछ गलती हो जाती है तो एनबीई आपको एक चांस देगा एडिटिंग करने के लिए। एडिट विंडो ओपन होगा, अगर आपने तब नहीं किया तो आप NBEMS में कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी कि आप अपना फॉर्म एडिट कर सके। इसलिए अच्छे से फॉर्म भरना कि एडिट करने का चांस ही ना बने। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, और एनबीई खुद से कहीं पर भी किसी का भी फॉर्म खुद से एडिट, मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं करता है। आपने जो भरा है वही रिकॉर्ड एनबीई के पास जाएगा। ओके, प्लीज रेफर द चैप्टर ऑन इंस्ट्रक्शन टू फिल जीपैट फॉर्म। फॉर्म फिलअप करने से पहले इंस्ट्रक्शन वाली सारी चीजें पढ़ें जिससे कोई भी परेशानी आपको भी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली होल एंड सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है या कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसमें आप ऐड कर देते हो एंड उसको आप ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एडिट नहीं कर पाते हो तो एडिटिंग विंडो विल बी ओपन फ्रॉम 11th to 14th में। अगर आपने कुछ भी गलत भर दिया है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, एक्सेप्ट योर नेम, टेस्ट सिटी, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये 5 चीजों के अलावा बाकी किसी भी चीज को आप एडिट कर सकते हो। फिर अगर आपकी फोटो सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई तो 21 से 23 में, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आई तो 28 से 30 मई तक आपको एनबीई की तरफ से मेल आएगा। अगर मेल आ रहा है सिर्फ तो ही आपको अपनी फोटो एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आपकी फोटो सही है। ठीक है, जिसके पास मेल आएगा, सो मेल आईडी को प्रॉपरली भरना, बिकॉज एनबीई आपको सिर्फ और सिर्फ मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेगा इन ऑर्डर टू चेंज और रेक्टिफाई योर फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। और हाँ, अगर आप ये चीजें सिग्नेचर, फोटो और थंब इंप्रेशन को प्रॉपरली सबमिट नहीं कर पा रहे हो एज पर द गाइडलाइंस तो आपका जो इनविटेशन या एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्टेबल है, नो अदर मोड इज एक्सेप्टेबल फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। प्लीज यू हैव टू मेक श्योर
कि आप जब एप्लीकेशन दे रहे हो तो एप्लीकेशन आईडी वगैरह या पासवर्ड वगैरह जो है उसको प्रॉपरली कहीं सेव करके रखो। ओके, अदरवाइज अगर आपका एप्लीकेशन आईडी घूमता है और आप अगर दोबारा एप्लीकेशन सेम नाम से सेम डिटेल से भरते हो तो आपका एप्लीकेशन उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन आईडी वगैरह सब संभाल के रखते हैं। Next thing is your admit card shall not be issued to candidate who are declared ineligible। ठीक है, अगर आप ineligible declare किए जा रहे हो तो आपको admit card issue नहीं होगा। ओके, तो जो भी एस्ट्रिक वाली चीजें हैं उनको आपको कंपल्सरीली भरना है। ऐसा एस्ट्रिक मार्क रहेगा जिसमें रेड कलर का, यू हैव टू कंपल्सरीली फिल दोस whatever is asked over there, in those columns। ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आप जीपैट का फॉर्म भर रहे हो, आपकी बी फार्म की डिग्री है तो वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी फेक या फॉल्स यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जो फेक या फॉल्स यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में आ रही है तो मेक श्योर कि आप मतलब कुछ करो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी फिर एलिजिबल ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट थिंग, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म फिलअप किया है तो उसको एडिटिंग के टाइम पे सुधार लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, जो भी NBEMS और PCI की वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहना, बिकॉज अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन या फर्दर इंफॉर्मेशन आता है या कुछ चेंजेस आए जाते हैं ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें, तो वो सब कुछ अपडेटेड आपको इन्हीं दो वेबसाइट्स में से कहीं मिलेगा, NBEMS और PCI वेबसाइट। ठीक है, PCI या NBEMS ने अगर टाइमली कुछ चेंजेस करने का फैसला किया तो वो आपको NBEMS की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, एडमिट कार्ड्स जो है वो 3 जून से आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होंगे। दे विल बी ओनली बी डाउनलोडेड थ्रू द NBEMS का वेबसाइट जो कि है natboard.edu.in। ओके, वहां पर आपको नोटिस आ जाएगा दैट योर एडमिट कार्ड्स हैव बीन पब्लिश्ड एंड आप उसको डाउनलोड वहां से कर सकते हो। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइसेस, तो ये सब आपको पता है कि दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एंड अगर आपने ऐसा करते हुए पाए गए तो अनफेयर गाइडलाइंस या अनफेयर मीन्स के तहत आपको मतलब एक्शन, लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, 27 मई से NBE की जो वेबसाइट है natport.edu.in, वहां पर आपको डेमो टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप डेमो टेस्ट वहां से दे सकते हो इन ऑर्डर टू नो कि कैसे फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा। ओके, एट एनी पॉइंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्प डेस्क के थ्रू अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं विच इज योर एग्जामिनेशन फी। सो इस बार एग्जामिनेशन फी डेफिनेटली बढ़ी हुई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। फॉर जनरल, OBC एंड EWS बोथ मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर इट इज 3500 एंड फॉर SC, ST एंड PWD इट इज 2500। ठीक है, सो ये 3500 और 2500 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फीस है। इसके अलावा अगर कोई चार्जेस लग रहे हैं तो या तो वो पोर्टल चार्जेस होंगे पेमेंट गेटवे के, या फिर अगर आप साइबर कैफे के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो वो साइबर कैफे वाले के चार्जेस होंगे। ओके, एप्लीकेशन अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया उसको आप वापस विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी भी तरह से रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। ओके, रिफंड या कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर आपने इस बार का फॉर्म भरा लेकिन आप पेपर नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपका वो पैसा जो है वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस। पेमेंट आपको पेमेंट गेटवे से करना है क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करके, ऑल्दो वहां पर नेट बैंकिंग, QR कोड या UPI वगैरह के भी ऑप्शंस रहते हैं। सो इन विचएवर वे यू फील कंफर्टेबल यू कैन डू योर पेमेंट इन दैट वे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जिन भी कैंडिडेट्स का अगर आप एब्सेंट हो या किसी भी रीजन से आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, आपका एग्जामिनेशन फी रिफंड नहीं होगा।
ठीक है, ये चीज बार बार मेंशन की जा रही है दैट एग्जामिनेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड। ओके, साथ ही साथ अगर आप इनएलिजिबल भी घोषित किए जा रहे हो, किसी भी कारण से अगर आपको इनएलिजिबल बोल दिया गया, तो भी आपकी एग्जाम फी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट के टाइम पे मेक श्योर कि आपका पेमेंट स्टेटस जो है वो एस फॉर सक्सेसफुल। ठीक है, पेमेंट स्टेटस शुड बी रिफ्लेक्टेड एज एस फॉर द सक्सेसफुल पेमेंट। ठीक है, अगर ऐसा एस नहीं आ रहा है, अगर पेंडिंग आ रहा है या नॉट क्लियर आ रहा है, तो मतलब आपकी कनेक्टिविटी में या नेट बैंकिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ इशू हुआ है। इस कंडीशन में क्या करना है, एकदम से दोबारा पेमेंट नहीं करना, थोड़े टाइम के लिए वेट करना, 1 घंटे 2 घंटे या पूरे 1 दिन तक भी आप वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, दोबारा पेमेंट करने से अच्छा थोड़े टाइम के लिए वेट करो। अगर फिर भी 1 दिन के बाद भी आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं आ रहा है, तब आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर आपका सेम एप्लीकेशन पे, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने मल्टीपल पेमेंट कर दी फॉर अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका जो एक पेमेंट है वो रिफंड होकर दिया जाएगा आपको। अगर पेमेंट फेल होता है ना, तो एनबीई आपको सिर्फ उस कंडीशन में, अगर आपने डबल पेमेंट कर दिया है, तो एनबीई विल रिफंड योर पेमेंट। ठीक है, एंड सिर्फ कब करेगा वो रिफंड, अगर आपका डबल पेमेंट हुआ है, ओनली इन दैट केस। और तुरंत में नहीं होता है, दिस प्रोसेस टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, सो आपको इसको भी रेगुलरली चेक करना रहेगा। इसीलिए एक ही बार पेमेंट करना, अगर वो एक आध दिन में पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं होता है, तभी दोबारा पेमेंट करना, अदरवाइज वेट करना आप लोग थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार एनडीई ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरी चीज बी फार्म की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 4 साल की बी फार्म की डिग्री, या फिर अगर कोई लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है, लैटरल एंट्री मतलब जिन्होंने डिप्लोमा करने के बाद थर्ड सेमेस्टर से बी फार्म करना चालू किया है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अभी तक एनटीए के द्वारा थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे जीपैट के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन एनबीई ने इस चीज को ऑल्टर कर दिया है। ये चीज को ध्यान से पढ़ो। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर, मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो, 7th या 8th सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप तो डेफिनेटली जीपैट इसी साल दोगे। Of Bachelor of Pharmacy whose result will be declared before the commencement of admission to M.Pharm course for the academic year 2024-25, मतलब 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर रहेगा, जो कि जुलाई या अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो होगा 2024-25 का एकेडमिक ईयर। उसके पहले पहले तक अगर आपका बी फार्म का फाइनल ईयर का 4th ईयर का रिजल्ट आ जाता है, तो आप डेफिनेटली जीपैट देने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन प्री फाइनल ईयर, मतलब 3rd ईयर एग्जामिनेशन, जिनका बी फार्म नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, और वो एडमिशन कब लेंगे एम फार्म में, 2025-26 वाले सेशन में, वो भी जीपैट के लिए एलिजिबल हैं। अगर वो 2025-26 में एडमिशन लेंगे और अगर वो 2024 में जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको मतलब ये वाले 2024 वाले जीपैट का बेनिफिट मिलेगा। उनका एक पिछले साल तक क्या रहता था, अगर आपने 3rd ईयर में क्वालिफाई किया तो वो नल एंड वॉइड कंसीडर किया जाता था, 4th ईयर का ही वैलिड होता था। लेकिन अब एनबीई 3rd ईयर वालों का भी जीपैट का रिजल्ट अगर क्वालिफाइड है, उसको वैलिड मानेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार नहीं आना चाहिए, 3rd ईयर वाले जीपैट दे सकते हैं क्या, तो हाँ, एनबीई के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके तहत 3rd ईयर स्टूडेंट्स जीपैट दे सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इस साल के जीपैट 2024 का स्कोर कार्ड के बेसिस पे अगर आप क्वालिफाइड हो तो, अगर क्वालिफाइड नहीं हो तो फिर आप 25 में दो, क्वालिफाइड हो और फिर एडमिशन ले लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने 3rd ईयर में दिया, आप क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन 4th ईयर में किन्हीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप नहीं दे पाए या क्वालिफाई नहीं हो पाए, 1 आध 2 मार्क्स से आपका छूट गया जीपैट क्वालिफिकेशन, तो आप
एडमिशन नहीं ले सकते थे, या फिर जीपैट के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते थे क्योंकि आप जीपैट नॉन क्वालिफाइड कहलाते। बट इस साल से अगर आपने थर्ड ईयर में जीपैट क्वालिफाई कर लिया, मतलब आप एलिजिबल रहोगे फर्दर ईयर्स में एडमिशन लेने के लिए। ओके, बीई या बीटेक, अगर किसी का बीटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऐसा कोर्स का नाम है, तो वो कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर जीपैट एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी अगर आपकी डिग्री है तो ही आप जीपैट के लिए एलिजिबल रहोगे। बीई, बीटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऐसा अगर आपके कोर्स का नाम है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, इन एनी केस अगर कैंडिडेट इनएलिजिबल फाइंड किया गया या फिर उनने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से उनको इनएलिजिबल डिक्लेयर किया गया, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी रिफंड। ठीक है, जीपैट का एग्जाम देना किसी भी प्रकार से इस बात का प्रमाण नहीं देगा कि आपको एमफार्म में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा या स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम को क्वालिफाई भी करना है अगर आपको एडमिशन और स्कॉलरशिप चाहिए है तो। ओके, एंड candidates are advised not to canvass with NBEMS for eligibility or issuance of admit card। अगर आप किसी भी तरह से इनएलिजिबल करार किए गए और आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जा रहा है, आपका ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तो आप एनबीई से किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा या फिर सिफारिश या फिर बहस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा आपने बहस करी तो वो लोग आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम जीपैट का क्या स्कीम है। तो स्कीम अगर हम देखें तो 8 जून को जो एग्जाम होगा वो सिंगल सेशन में, मतलब एक ही बार में भारत में जितने बच्चे 50,000, 60,000, 70,000 जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सभी लोग इन अ सिंगल सेशन एग्जाम देंगे। एंड एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑन 8 जून। एक ही सेशन, लाइक लास्ट ईयर 2 सेशन में हुआ था, ऐसा नहीं होगा, एक ही दिन में और एक ही सेशन में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, सिलेबस जो है आपका जैसा अभी तक चलता आ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेस सिलेबस में नहीं है। जीपैट का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा लाइक और बी फार्म सिलेबस। ठीक है, पैटर्न भी सेम है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स 38 क्वेश्चंस, pharmaceutics and allied subjects 38 question, pharmacognosy and allied subject 10 question, ecology and allied subject 28, other 11। अब इसमें allied subject में क्या आ जाता है, तो pharmaceutical chemistry, तो इसमें medicinal, organic, inorganic, physical, biochemistry, analysis, ये सब। pharmaceutics वाले में आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग और ये सब है ना, बाकी जितने भी सुटिक्स वाले सब्जेक्ट है। फार्माकोग्नोसी में तो मेन फार्माकोग्नोसी एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एक्सेट्रा। एंड अदर सब्जेक्ट्स में आ जाएगा आपका एमबीए हो गया, जैसे उसके अलावा जूरिस वगैरह हो गया है ना, और रेगुलेटरी अफेयर हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, या है ना हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं ये सब अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जैसा नॉर्मल पैटर्न था वैसा ही चलेगा। ओके, 125 एमसीक्यू रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, जिसमें से एक सही होगा एंड 3 गलत होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारा पेपर होगा आपका। ठीक है, द होल पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। एंड आपको एक ही, अब देखो यहाँ पे करेक्ट, बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, सही का मतलब 4 में से मालूम है 3 गलत हैं लेकिन चौथा बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट। दूसरी चीज हो गई बेस्ट, मतलब आपको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं चारों थोड़े थोड़े ठीक है लेकिन इसमें से सबसे अच्छा चीज कौन है, तो बेस्ट। एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब 1 या 2 आंसर आपको लग रहे हैं कि सही है लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इनको कैसे मतलब फाइंड आउट करें, तो ऐसे कई वीडियोस या क्वेश्चन आंसर जब हमने क्लासेस में किए हैं तो मैंने बताया है कि करेक्ट, बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम पे बताया गया है।
टाइम ऑब्वियसली आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट का मिलेगा। ओके, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? वैसी सेम मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर के लिए +4, माइनस अगर इनकरेक्ट आंसर हो रहा है तो -1, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर आपने कोई क्वेश्चन को लीव कर दिया है तो उसमें ना ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ना ही आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब ये वाली चीज जो है वो थोड़ी सी लोगों का सर घुमा रही है। क्या? जीपैट के पेपर को 5 टाइम बाउंड सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। 5 टाइम बाउंड सेक्शन विल बी ABCDE। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे एंड 36 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ओके, 25 क्वेश्चन एंड 36 मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब 25 25 25 25 25 मिलके कितने 125 हो जाएंगे 5 सेक्शन में। हर सेक्शन में 36 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें यह भी दिया हुआ है दैट कैंडिडेट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अलॉटेड टाइम। मतलब अगर आप सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए के जब तक 36 मिनट्स नहीं हो जाते तब तक आप सेक्शन बी, सी, डी में शिफ्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार 36 मिनट्स में अपना सेक्शन ए कर लिया, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सेक्शन बी में या सी में जहां भी आपको जाना है आप जा सकते हो, और फिर आप वापस सेक्शन ए में आकर सुधार कार्य नहीं कर सकते। अगर आपने पहले क्वेश्चन 1 का आंसर लगा दिया डी, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि नहीं यार इसका सी होना चाहिए, तो आप 36 मिनट्स के बाद उस चीज को सुधार सकते हो नहीं। ठीक है, यू कैन नॉट रेक्टिफाई एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो 36 मिनट्स, 25 क्वेश्चंस, 5 सेक्शंस, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वही दिया है दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चन और मॉडिफाई द रिस्पॉन्सेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम ऑफ दैट सेक्शन। ये थोड़ी स्ट्रिक्ट चीज है जो एनबीई इस बार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखो, क्वेश्चन तो हाँ, फिर 36 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेक्शन बी या सी के क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। एक चीज और देखो, यहाँ पर क्या दिया है छोटे में, द एक्चुअल नंबर ऑफ सच टाइम रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में वेरी based on the total number of question in the question paper and operational feasibility in marking such section। मतलब अब अपने जो 5 सेक्शन हैं हम उसको फिर से देख लेते हैं। 5 सेक्शन कहाँ गए हमारे, ये हैं। अब इसमें अगर पांचों सेक्शन के 25 क्वेश्चन होते तब आपका टाइम 36 होता। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन वाइज क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो अगर आपका सेक्शन ए है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और उसमें कितने 25 क्वेश्चन नहीं है, 38 क्वेश्चन है, तो 36 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको मिल सकता है। टाइम वेरी भी कर सकता है। तो 38 क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 45 मिनट मिल जाए। यहाँ भी 38 क्वेश्चन है तो हो सकता है अगेन 45 मिनट मिल जाए। फिर यहाँ क्वेश्चन कम हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, हो सकता है वो टाइम कम कर दें, 36 मिनट की जगह सिर्फ 20 मिनट्स दें आपको। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है तो यहाँ पे हो सकता है वो आपको 40 मिनट्स दे दे। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है तो हो सकता है वो आपको 20 मिनट्स ही दे, है ना। तो यही चीज लिखी है कि स्टैंडर्ड जो उनका प्रोसेस है वो क्या है कि 25 क्वेश्चन के 5 सेक्शन बनाएंगे और हर सेक्शन को 36 मिनट का टाइम देंगे। लेकिन ये चीज वेरी कर सकती है बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार विमर्श या टेंशन मत करना आप लोग। ठीक है, ये चीज कैसी है जो आपको वहां पर ही जाकर पता चलेगी कि क्या पेपर 25 के 5 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है या फिर वो 38 10 28 और 11 वाले सेक्शंस में हो रहा है। अगर 38 10 28 और 11 रहेगा तब ये 36 मिनट वाला टाइम नहीं होगा, तब वो टाइम वेरी करेगा पर सेक्शन के बेसिस पे। लेकिन अगर ये 25 क्वेश्चन वाला सीन रहा तो फिर डेफिनेटली 36 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। एंड ये चीज टफ है थोड़ी सी इस बार, तो प्लीज प्रॉपरली इस चीज को देखना या सुनना या समझना कि 36 मिनट के अंदर आप वो 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर दी है, आपको टाइमिंग वगैरह का ये सब ध्यान रखना है। Candidate are given an option to mark any question whether attempted or not for review, which means that the candidate has given an option to go through these questions in the section again before the allotted time to a section end। हाँ देखो, ये mark for review के लिए बहुत अच्छी चीज आई
अभी तक क्या रहता था कि आप वो मार्क फॉर रिव्यू अगर कर रहे हो ना क्वेश्चन को, तो आप 3 घंटे में कभी भी उसको दोबारा रिव्यू कर सकते थे। लेकिन अब अगर आपने सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, तो वो 5 क्वेश्चन को आपको रिव्यू करना पड़ेगा सेक्शन ए का अलॉटेड टाइम खत्म होने से पहले। अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तो सेक्शन ए का जो अलॉटेड टाइम है, सपोज 36 मिनट है या जो भी है, उसके पहले आपको वो 5 सेक्शन को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार वो 36 मिनट का टाइम हट गया या जो भी टाइम है वो चला गया, उतना टाइम निकल गया, तो आप दोबारा उसको रिव्यू नहीं कर पाओगे। These things have been clearly mentioned। तो इससे रिलेटेड आगे कोई भी टेस्ट सेंटर पे या कहीं पर भी इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। वैसे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वी आर डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, बट अगर ये लोग कर रहे हैं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो मार्किंग स्कीम के टाइम होने से पहले ही आप रिव्यू कर लो वो क्वेश्चंस को, ठीक है। 36 मिनट है, 40 मिनट है, 45 मिनट है, जितना भी है वो टाइम होने के पहले उसको रिव्यू कर लो। अब यहाँ पर टाइम वगैरह दिया है कि आपको 12 बजे से टेस्ट सेंटर में जाने की एंट्री मिल जाएगी, 1:30 बजे तक ही एंट्री ओपन रहेगी, 1:45 पे आप लॉग इन कर सकते हो, 2 बजे टाइम स्टार्ट होगा। ये सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसा शुरुआत से ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से लेकर रिजल्ट आने तक, एग्जाम एंड होने तक क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर एडमिट कार्ड एंड टेस्ट पे प्रोसीजर, तो इसमें ये चीज ध्यान दो कि 3 जून से पहले एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। 3 जून को आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा एंड उसका जो इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर ईमेल में या एसएमएस के थ्रू आपको दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड आपको किसी भी प्रकार से बाय पोस्ट या बाय ईमेल डिलीवर नहीं किया जाएगा। आपको खुद वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर वगैरह जो भी वो पूछे डिटेल्स डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड करना रहेगा। एडमिट कार्ड का अच्छा प्रॉपर कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आपको कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालना है, ठीक है, जिसमें आपकी फोटोग्राफ क्लियरली विजिबल हो। एंड ज्यादा पुरानी फोटो नहीं चिपकाना। अभी आप 21-22 साल के हो, ठीक है, तो ज्यादा ऐसी 15-16 साल वाली फोटो नहीं लगाना कोई भी, कि अभी तो बढ़िया बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ आ गई है आपकी और फोटो में आप बिल्कुल चिकने कौवे दिख रहे हो। ओके, सो प्रॉपर फोटोग्राफ आपको लगानी है एज पर द जो इन्होंने मेंशन किया है उसमें। तो फोटोग्राफ 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिसेंट से 3 महीने तक की आप फोटोग्राफ लगा सकते हो। ज्यादा है तो जाके आप लोग फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफ क्लिक करवा लो, न्यू फोटोग्राफ, एंड वो ही आप आगे के जीपैट में, नाइपर में, जो भी आप आगे फॉर्म्स फिलअप करोगे उसमें यूज कर लेना, ठीक है। वो फोटोग्राफ तो आपकी यूज आती रहेगी आगे जाके। ओके, फोटोग्राफी को स्पेसिफिकेशन दिए हैं 35x45 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो आपका एरिया है फोटोग्राफ में वो 75% एरिया आपका जो फेस और इधर नेक या शोल्डर तक का एरिया विजिबल होना चाहिए प्रॉपर्ली। कलर्ड फोटोग्राफ होगी विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं खिंचवाना या नहीं लगाना किसी को। कलर्ड फोटोग्राफ, किसी भी प्रकार के आपको ऑर्नामेंट, गॉगल या कैप वगैरह नहीं पहनना है फोटो खिंचवाते टाइम। अगर कोई रिफ्लेक्शन या शैडो आ रही है तो वो वाली फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। रेड आईज अगर आ रही हैं तो वो फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। फोटो में किसी भी प्रकार के स्क्रैच या दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, ये सब वही है कि टाइम जो दिया है उससे मतलब 1 घंटे पहले पहुंचो, क्योंकि सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन वगैरह होगा उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेट मत करो। टेस्ट सेंटर कहाँ मिलेगा वो आपको एडमिट कार्ड में ही बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले से कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं होगा कि क्या सिटी है या क्या सेंटर है। 3 जून को जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें ही आपका टेस्ट सिटी एंड टेस्ट सेंटर मिल जाएगा। ओके, हाँ, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें बार कोड या क्यूआर कोड दिया रहेगा। मेक श्योर कि वो डिस्ट्रॉय या ऐसा गंदा या खराब नहीं हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ निशान या फट नहीं रहा है वो बार कोड और क्यूआर कोड जो है, ठीक है। प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, बिकॉज आप उसी बार कोड या क्यूआर कोड को स्कैन करवा के वहां पर आपका जो सीट नंबर है या लैब नंबर है वो आपको मिलेगा। ओके, एग्जाम सेंटर पे
अलग अलग आइडेंटिफिकेशन चेक होंगे, चेक पॉइंट्स बने रहेंगे, तो वो सब चीज़ों में आपको कोऑपरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर पे आप क्या ले जा सकते हो, तो डेफिनेटली आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। मेक श्योर आप लोग प्लीज कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कई सेंटर्स में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप कलर्ड प्रिंट लेकर जा रहे हो, जिसमें कि क्यूआर कोड और या फिर बार कोड जो भी है वो प्रॉपरली विजिबल हो। साथ ही साथ जो फोटो आईडीज दी हुई हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेक श्योर ये अपडेटेड हो, मतलब एक्सपायर वगैरह ना हो गई हो, वैलिडिटी इनकी चलती हुई हो, ठीक है, वैलिड हो, एक्सपायर्ड ना हो। और यहाँ पर तो लिखा है कोई भी एक, लेकिन इन्होंने भी लिखा है कि यू कैन ब्रिंग एज मेनी ऑफ द अबव मेंशन फोटो आईडीज, क्योंकि कई बार क्या होता है आधार कार्ड वगैरह आपके अपडेटेड नहीं रहते, उसमें पुरानी फोटो होती है या प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं दी रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए एक की जगह 2 या 3 आईडी आप लेकर जाओ। ठीक है, हाँ, अगर आप ई आधार लेकर जा रहे हो तो उसका प्रॉपर प्रिंट आउट जो है वो कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए, जिसमें आपकी फोटो क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, कलर्ड प्रिंट आउट विद द क्लियरली विजिबल फोटोग्राफ। ओके, एंड हाँ, अगर आपका नाम किसी भी वजह से सरनेम वगैरह चेंज होता है मैरिज वगैरह से, ठीक है, तो आपका नाम पहले तो मेक श्योर कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पे और फोटो आईडी पे नाम सेम हो। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन आपका नाम वगैरह चेंज हो रहा है ना, तो आप उसके लिए, जैसे अगर मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज हो गई आपकी, तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाओ कि मेरा नाम पहले XYZ मिश्रा था, शादी के बाद मेरा नाम XYZ शर्मा हो गया है। ठीक है, तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। किसी भी प्रकार से अगर आपके एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ में कोई भी मिसमैचिंग चीज है, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जा सकते, नहीं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेस्ट सेंटर पे किसी भी प्रकार का स्टेशनरी आइटम, पेन, पेंसिल, पाउच, कैलकुलेटर, राइटिंग पैड, रफ पैड कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइसेस अलाउड नहीं है। रिंग, ब्रेसलेट, ईयर रिंग कुछ भी, ऐसा नहीं कि पूजा वाला ब्रेसलेट है तो मैं पहन के जा रहा हूँ, नहीं, पूजा वाला धागा है तो मैं पहन के जा रहा हूँ, नहीं, वो लोग वहां पे काट देंगे। इससे अच्छा है घर पे सुरक्षित तरीके से आप रख कर जाओ, पेपर दे के आओ और फिर पहन लो। ठीक है, पानी की बोतल वगैरह भी इसमें लिखा हुआ है कि नहीं अलाउड है, बाकी आई थिंक कि वो लोग ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउ कर सकते हैं आगे। ओके, क्या चीजें अलाउड हैं, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए उनका पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट। ठीक है, आपकी फ्रिस्किंग होगी, मतलब प्रॉपर चेकिंग वगैरह होगी, जिसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा साथ ही साथ में। ओके, फिंगर बायोमेट्रिक्स आपके लिए जाएंगे, थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, आपकी फेस आईडी वगैरह भी मैच की जाएगी, इसीलिए बोला जा रहा है। तो अभी का रिसेंट फोटोग्राफ लगाना, अदरवाइज पुराने फोटो से अगर थोड़ा बहुत मैच नहीं हुआ तो बिना मतलब आपको परेशानी होगी। ओके, किसी भी प्रकार की संदिग्ध व्यवहार, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की बदतमीजी करते हो वहां के स्टाफ के साथ तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, यस, ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड चीजें हैं, तो हो सकता है कि किसी भी तरह से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाए। अगर कोई भी कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, आप हाथ ऊपर करके जो वहां पे इन्विजिलेटर है उनको बता दो कि मेरे में ऐसा ऐसा इशू है। डोंट वरी, आपके टाइम का किसी भी तरह से कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर आपका 2 hours 53 minutes पर भी वो रुका टाइमर, तो वो जब रीस्टार्ट होगा तो वो 2 hours 53 minutes से ही होगा। ठीक है, आपको पूरा पूरा टाइम प्रॉपरली मिलेगा। ओके, सेंटर्स जो है वो काफी सारी जगह पर हैं, तो आप सेंटर की लिस्ट देख सकते हो। ओके, सेंटर का जो अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। जल्दी फॉर्म भरो जिससे आपको अपना जो मनपसंद का सेंटर है, आपके पास वाली सिटी का सेंटर है वो मिल जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है हर सिटी पे एग्जाम हो। अगर आपकी सिटी में एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप अदर सिटीज में भी अपना जो है सेंटर पिकअप कर सकते हो, जो कि आपके शहर के आसपास हैं। ओके,
Okay, yeah, this thing is very important. NBM has reserved its right to allocate test center anywhere in the country, irrespective of the test city chosen by the candidate to maintain the sanctity of the examination. मतलब जो आपने चूज किया है उसके अलावा भी आपको कुछ मिल सकता है सेंटर, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हमने तो चारों मतलब जो सेंटर मिला हमने तो वो चूज ही नहीं किया था, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए। जो आपने 4 या 3 वो जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से ही कुछ दे तो बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कुछ अदर सिटी भी आपको मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमको बता सकते हैं। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड।